सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर आपने कभी प्रीवियस क्लास में कहीं पढ़ा हो कि ये सेक्टर्स क्या है। कल हमने कुछ पर कैपिटा इनकम वगैरह पढ़ा था, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हमने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था। हाँ, पैसा कहाँ से आता है, एकदम सही बात। इकोनॉमी मतलब मनी, मनी इज लाइक मनी। अब भाई इंडिया में सेक्टर मतलब पीसेस, छोटे छोटे पार्ट्स। तो इंडियन इकोनॉमी में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर उसके बारे में कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। चलिए स्टार्ट करें वीडियो का इंफॉर्मेशन। अब होप तो स्क्रीन सबको बड़ा दिख रहा होगा। लुक एट दीज पिक्चर्स। तो देखो डिफरेंट पिक्चर्स है। लेफ्ट में ये आदमी और इसकी वाइफ दोनों क्या कर रहे हैं, मिट्टी से ईंट बना रहे हैं, ठीक है। ये नीचे आंटी जी एक टेक्सटाइल की शॉप में काम करती है, मतलब कपड़े बेचने का काम करती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम है, कपास चुनी जा रही है। ये आदमी समथिंग मेरे को लग रहा है कुली है, और ये न्यूज़पेपर मैगजीन बांट है। तो हर एक्टिविटी देखो डिफरेंट है ना। तो उसी तरह अब देखो हर एक में मनी है। जब ईंट बेचोगे तो किससे पैसे मिल रहे हैं, मिट्टी से हम ईंट बना रहे हैं, और ईंट से पैसा मिल रहा है, ठीक है। पेपर प्रिंट हो रहा है ना, पेड करते हैं, उससे पेपर बनता है, पेपर में प्रिंटिंग होती है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। अब ये तो सिंपल लगेज उठा के लगेज शिफ्ट कर रहा है। इन्होंने भी खेती की, कपास का बीज डाला, बाद में कपास बनी, उसको खरीदेंगे, मतलब इसको बेचेंगे, बाद में कपड़ा बनेगा, कपड़ा बने कर कहाँ पहुंचेगा, दुकान पे, फिर कपड़ा खरीदा जाएगा। तो जो सेक्टर्स हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो सेक्टर्स मतलब कि हमारे देश में इकोनॉमी में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो इसको बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो देश में 3 सेक्टर्स बहुत प्रोमिनेंट है। कौन कौन से हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। प्राइमरी, सेकंड, टर्नरी। भाव कुछ भाव अभिषेक याद है तुम लोगों को, गुड क्वेश्चन। चलिए, तो 3 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सिंपल भाषा में प्राइमरी सेक्टर वो है जहाँ पर जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है वो एकदम नेचुरल होती है, जिसको इंसान नहीं बना सकता, एकदम क्लियर चीज़। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज आती है, जैसे खेती बाड़ी, कपास, बाजरा, ज्वार, दूध, कोयला, है ना, ट्रीज, फॉरेस्ट। तो यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होता है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। क्लियर सबको। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर। नेचुरल रिसोर्स को यूज करके जो भी हम अगला आइटम बनाते हैं, जो भी हम गुड्स बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब डायरेक्ट नेचर से ये भी गुड्स होती है। कल हमने 2 चीज पढ़ी थी, इकोनॉमी जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मिला के कंप्लीट इकोनॉमी बनता है। तो गुड्स 2 तरह से आता है। फर्स्ट, नेचुरल, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज में, छोटी फैक्ट्री हो चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। कई बार सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बनता है। इंडस्ट्री छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। उसी तरह प्राइमरी सेक्टर को कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि हर चीज ग्राउंड से कनेक्ट होके मिलती है। और गुड्स के साथ दूसरा फैक्टर हो जाता है सर्विस। तो जो टर्सरी सेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें आपका क्या क्या आता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप्स, इस तरह के जितने भी सिस्टम होते हैं जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करते हैं, ये सर्विस सेक्टर कैसा है। सर्विस का मतलब ही क्या है, सेवा करना। ये प्राइमरी सेक्टर की भी सेवा कर रहा है, ये सेकेंडरी सेक्टर की सेवा कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, बीज एक फैक्ट्री में बना, ठीक है ना, बीज एक जगह हाई यील्डिंग सीड हमने फैक्ट्री में बनाया, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गांव तक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बैंकिंग आएगा, ठीक है, माल बन गया, उसको बेचने के लिए वापिस शहर में बेचना है, गांव में सप्लाई करना है, दुकान चाहिए, बैंक हो गया, एटीएम चाहिए, आजकल नेट बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, है ना, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो जो भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के साथ में जो है, जो बीच में कहते हैं, दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, दोनों को सर्विस का जो काम करते हैं, उसको कहते हैं टर्जरी सेक्टर।
सर्विस और डिवीजन है सर। हाँ, हम उस तक नहीं पहुंचेंगे, अभी जो टॉपिक में वहीं तक हम टिकेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक इसमें देखो पूरा वही दिया है यहाँ तक। देयर आर मेनी एक्टिविटीज अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसको हम मेनली क्या कहते हैं, दीज मेनली डिपेंड ऑन द नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। आई थिंक इसको रिपीट करने का जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेक्टर का एकदम क्लियर है कि जो एक्टिविटी हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके क्या करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। और इसमें मैक्सिमम क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है। इसमें आपका क्या क्या आ गया, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ओके जी। सेम है सेकेंडरी सेक्टर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, छोटी छोटी सुई, वो बड़े से बड़ा राजमहल, कुछ भी रहे, जो फैक्ट्री के अंदर बनेगा वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आएगा। नेक्स्ट, थर्ड, टर्जरी सेक्टर। अब जो प्राइमरी में नहीं है और सेकेंडरी में नहीं है, वो थर्ड चीज कहाँ पर आती है, टर्जरी में आती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टू। प्राइमरी और सेकेंडरी तो दोनों किस में आता है, गुड्स में आता है। टर्सरी सेक्टर केवल सर्विस में आता है। फर्स्ट और सेकंड में सर्विस नहीं है, तो सर्विस का है थर्ड सेक्टर में। दीज एक्टिविटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या क्या एग्जांपल आपको दिया देखो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक एंड ट्रेन, सेलिंग के लिए होलसेल रिटेल मार्केट, जैसे आपका मार्केट या जो आपके घर की बाजू की दुकान, ठीक है। टेलीफोन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम, प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, मतलब आप जो सर्विस सोच सकते हो वो सब किस में आता है, टर्जरी सेक्टर। इसको कभी कभी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब समय के साथ में क्या है, कुछ चीज़ें बढ़ती गई, जैसे एटीएम्स पहले नहीं होते थे, अब तो एटीएम होने लगे, इंटरनेट कैफेज, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये बाद में आई है ना। अगर हम 1970 की बात करते हैं और पीछे आते 1960, तब आप देखो एटीएम नाम की चीज, इंटरनेट नाम की चीज, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये नहीं होते थे। ये समय के साथ में ऐड होते गए लिस्ट में, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, चलो कुछ एक्टिविटी दी है आपके और मेरे लिए, बैठ के करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द फार्मर रिफ्यूज टू सेल sugars to a particular sugar mill. This mill has to be shut down. What does this show? तो एग्जांपल है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी सेक्टर जो है ये प्राइमरी के बिना काम नहीं कर सकता, ठीक है। एक्टिविटी आपके लिए, आप लोग मेरे को बताते चलिए। चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो सब लोग। Imagine what would happen to the cotton cultivation if company decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from the other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and farmer may even go to bankrupt, and if they cannot quickly switch to other crops, cotton price will fall. What does this show? आपको क्या लगता है, इससे क्या बात, क्या सीखने को मौका मिला इस एग्जांपल से? अगर जितने भी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, कॉटन वाली फैक्ट्री है, वो कहें भाई हम इंडिया फार्मर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम केवल बाहर से मेटल इम्पोर्ट करेंगे, तो फार्मर्स को स्विच करना पड़ेगा। यस, ये फाली एकदम सही बताया। प्राइमरी बी डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी। जिस तरह सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी तरह प्राइमरी मार्केट भी सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड होगा ही होगा, पर उतना फुली डिपेंडेंट नहीं होता। डिपेंडेंट है बट फुली डिपेंडेंट नहीं। जैसे मैंने खेती करके गेहूं पैदा किया, ठीक, मैं मार्केट बेचने गया, नहीं मिला, तो क्या होगा, मैं एक साल की जगह 2 साल खा लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। डिपेंडेंट है बट एकदम फुली डिपेंडेंट नहीं है ना। बट दीज आर इंटरडिपेंडेंट। सेकेंडरी तो समझो पूरा डिपेंडेंट है। नेचुरल रिसोर्स नहीं हो तो एक कंपनी, एक फैक्ट्री नहीं चल सकती। आप किसी फैक्ट्री का नाम लो, नेचुरल रिसोर्स रॉ मेटल है। सर कुड एक्सप्लेन प्लीज द स्टेटमेंट when we produce goods by exporting natural resources, it is an activity of primary sectors. हाँ बच्चा, ये तो है, आपने जो लिखा वही तो एक्टिविटी है। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो भी प्रोडक्ट हमको नेचर से मिलते हैं, इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। क्योंकि एक्टिविटी होगा, फिशिंग है, डेयरी है, फार्मिंग है, ये सब उसी में आता है। क्लियर?
ऋषभ, दर्जा, हेडफोन का स्पीड बढ़ाओ, मतलब स्पीड आवाज बढ़ाओ। चलिए, फार्मर बाय मेनी गुड्स सच एज, एक्सपोर्ट कहाँ हो रही है? एक्सप्लोइटिंग का मतलब एक्सप्लोइट करना नहीं है बच्चा। एक्सप्लोइट का एक मीनिंग होता है ओवर यूज। जैसे जमीन है, आप उसे साल में 2 बार फसल लोगे, दिक्कत नहीं होता। पर उसी जमीन से आप 4 बार फसल लोगे, तब एक्सप्लोटेशन बोलते हैं। फार्मर क्या कहते हैं, आपका जो फर्नीचर मार्केट है, इसके लिए आपको लकड़ी चाहिए, आपको जंगल काटना है। इसका मतलब आप लिमिट में जंगल काटो और नए पेड़ लगाते जाओ। और अगर आप अंधाधुंध कटाई करोगे और नए पौधे नहीं लगाओगे, इसको बोलते हैं एक्सप्लोटेशन। अभी क्लियर? गाय दूध देना बंद कर दो, उसको इंजेक्शन ठोको कि दूध देगी, इसको बोलते हैं एक्सप्लोटेशन। यस, गुड। चलिए नेक्स्ट। फार्मर बाय many good such as tractors, pump set, electricity, pesticide, fertilizer. Imagine what would happen if the price of the fertilizer or pump set go up. Cost of cultivation of the farmer will rise and the profit will be reduced. तो इस आपको क्या पता लगता है? ये एग्जांपल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? प्राइमरी, डिपेंडेंट, सेकेंडरी, इसमें भी फिर से ऐसा मत करो, ये कुछ अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है। पंप सेट इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया, उसका कॉस्ट कम हो गया। प्राइमरी डिपेंड ऑन ट्रेजरी, यहाँ तो भी ट्रेजरी आया नहीं है। हमको बताना क्या, व्हाट डज दिस शो? ये अलग भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि हम केवल प्राइमरी सेकेंडरी के एंगल में सोच, कुछ और भी सोच सकते हो। जब उसका प्रोडक्शन कम होगा, उससे क्या होगा? वो अपना लोन क्लियर नहीं कर पाएगा, है ना। वो अगली बार अपना जो नई फसल होगी उसके लिए बीज नहीं खरीद पाएगा, अच्छे फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाएगा। ऐसा अब हर जगह सोच सकते हो। वो गवर्नमेंट को बोलेगा हमारा एमआरपी बढ़ाओ, हमको हाइयर प्राइस चाहिए, कई सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। पीपल वर्किंग इन industries and service need food. Imagine what would happen if there is strike by transporter and lorry refuse to take vegetables milk from rural areas. Food will become second in urban areas where farmer will unable to sell their product. यहाँ पर आप कह सकते हो ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोई ये नहीं कह सकता भाई मेरी दादागिरी है। प्राइमरी सेकेंडरी को भी डिपेंडेंट है और ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप इसको देखो ऐसे भी देख सकते हो। ये समझो आपका है प्राइमरी सेक्टर, ये आपका क्या है सेकेंडरी सेक्टर, ये आपका क्या है टर्जरी सेक्टर। ये देखो तीनों आपस में ज्वाइंट है। इसका मतलब तीनों का आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से काम आता ही आता है। ठीक है, इसलिए सब आपस में क्या है इंटरडिपेंडेंट। क्लियर सबको यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट वर्कआउट समथिंग, कंप्लीट द टेबल टू शो हाउ दिस सेक्शन डिपेंड ऑन रीजन। ये हमने पढ़ लिया। सर, for the profit that farmers they can earn can only be obtained from the market. So next area of the primary sector is inclined on the second sector is rather than independent. So they are more interdependent. Yes, they are more interdependent. एकदम सही आपने लिखा है। चलिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो हमने पूरा पढ़ लिया एग्जाम्पल के साथ। चलो, हम मैच द फॉलोइंग करेंगे, जो बचपन में क्या करते थे मैच द फॉलोइंग। चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। टेलर, आपको पी एस टी ऐसे लिखो, पी एस टी। यस, इट इज टर्जरी। शेफाली राइट। देखिए फास्ट कौन बताता है। नेक्स्ट, बास्केट वीवर, आपको पी एस टी लिखना बस। बास्केट वीवर, हाउ इट कैन बी प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी। बास्केट जो आपने देखा ना, तो गांव में लोग टोकरी लेके चलते हैं, वो कहाँ से बनेगी? उसकी लकड़ी कहाँ से आती है? वो फॉरेस्ट से आती है। तो किसान क्या करता है, उसको बांध के टोकरी बनाता है,
इट इज सेकेंडरी नॉट प्राइमरी। जो लकड़ी है वो प्राइमरी है, पर उसको बास्केट के फॉर्म में बना दिया तो क्या बन गया, सेकेंडरी बना ना। सर फ्लावर कल्टीवेटर, यस इट इज प्राइमरी। मिल्क वेंडर, यस प्राइमरी। फिशरमैन, प्राइमरी। प्रीस्ट, प्रीस्ट, शबानी करेक्ट, शबानी इज करेक्ट, इट इज टर्जरी, वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। यस कुरियर, यस टर्जरी। वर्कर्स इन द मैच बॉक्स फैक्ट्री, यस सेकेंडरी। मनी लेंडर, यस टर्जरी। गार्डनर, गार्डनर प्राइमरी, गार्डनर इज प्राइमरी। वो प्रोडक्शन किसका कर रहा है, गार्डनिंग। पोटर, पोटरी सेकेंडरी, मिट्टी से बना रहे हैं। खेती करने में और पोटरिंग करने में डिफरेंस है। खेती डायरेक्ट जमीन से होने वाली है, इसलिए प्राइमरी है। पोट में मिट्टी लाएगा और मिट्टी को फॉर्म में चेंज करेगा, इसलिए सेकेंडरी है। बी कीपर, बी कीपर प्राइमरी। क्या पौधों में शहद है, क्या हम शहद निकाल सकते हैं, इट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, इट इज नॉट ए प्राइमरी। बी कीपर है, ये सेकेंडरी है। एस्ट्रोनॉट, सर वो सर्विस दे रहा है। गार्डनर, गार्डनर सर्विस नहीं देता, गार्डनर खेती कर रहा है। जैसे मैं अपने गार्डन में गार्डनिंग करूँ तो मैं गार्डनर को सर्विस दे रहा हूँ कि गार्डन मुझे सर्विस दे रहा है। कॉल सेंटर एम्प्लॉयज, सर्विस, ठीक है। तो आप इस तरह किसी भी एक्टिविटी को प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके। चलिए तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक बार इसको यूज कर देते हैं। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यहाँ तक सबको क्लियर है जो हमने पढ़ा अभी। मनी एंड क्रेडिट किसके बाद से, टर्जरी बचा। अच्छा मनी एंड इसके बाद देखते हैं क्या चैप्टर कौन सा, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तो हमने अभी देखा कई तरह की एक्टिविटीज होती है जो कोई प्राइमरी सेक्टर में है, कुछ सेकेंडरी में है, कुछ टर्जरी में है, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड भी हैं, एग्रीकल्चर में भी है, सेकेंडरी में भी है और टर्जरी सेक्टर में भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अभी काउंटिंग कैसे होती है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़ो, मैं एक बार पंखा चला देता हूँ, ठीक है। यस, तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि हम वेरियस गुड्स और सर्विसेज को जीडीपी में कैसे काउंट करते हैं। जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है ना। हमने पूरे साल भर कितना गुड्स प्रोड्यूस किया और हमें कितना सर्विसेज प्रोड्यूस किया, इससे जो भी मनी मिलता है उसको किसी भी कंपनी का जीडीपी कहते हैं। तो इन्होंने आपको तरीका सिखाया है कि जीडीपी कैसे निकाला जाता है, ठीक है।
अब देखो, विद सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल टास्क कि हम सबको एक साथ कैलकुलेट कर सकें। टास्क इतना छोटा नहीं है, ये टास्क बहुत बड़ा है। भाई कितने कारें बनी, कितने कंप्यूटर बने, कितनी कील बनी, कितना फर्नीचर बना, है ना। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो इकोनॉमिक्स सजेस्ट, इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो इकोनॉमी में पीएचडी करके रखते हैं, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही करते हैं। तो उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। ठीक है, तो उसमें उन्होंने इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इसका जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हमको यूज करना चाहिए जीडीपी काउंट करने के लिए। हमको हर एक चीज को ऐड नहीं करना चाहिए कि भाई हमने 100 किलो वीट लिया या 200 ग्राम हमने ये लिया। ये छोटा छोटा काउंटिंग नहीं करना चाहिए, इसका वैल्यू में काउंट होना चाहिए। वैल्यू में काउंट, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपका जो बिस्किट बनता है, बिस्किट कैसे बनेगा? खेती से क्या आएगा? वीट आएगा, शुगर भी आएगा, ठीक है, फिर उसमें फैक्ट्री भी आ गई, एम्प्लॉयज की सैलरीज भी आ गई, सब आ गए। लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका पैकेट, बिस्किट का पैकेट। दो का एग्जाम्पल दिया आपको, आगे एग्जाम्पल देते। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड एंड सर्विसेज। तो जो आपका जीडीपी बनता है वो एक्चुअल में फाइनल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा बनता है। जैसे आपने जो वीट आटे के रूप में कंज्यूम किया, तो वो काउंटिंग में आएगा। पर अगर वो गेहूं, वो आटा अगर बिस्किट बनाने में यूज हो गया, तो अलग से गेहूं और आटे को काउंटिंग नहीं करेंगे, है ना। लॉजिक दोनों अलग है। हमने जो गेहूं के रूप में आटा कंज्यूम किया रोटी के रूप में, वो एक बार काउंट हो गया। पर अगर बाजू वाला जो आटा है, अगर वो बिस्किट बनाने में काउंट हो, तो हम वीट को और बिस्किट का वैल्यू बार बार एड अप नहीं करेंगे। देखो, टेक फॉर इंस्टेंट ए फार्मर हु सेल व्हीट टू ए फ्लोर मिल एट ₹8 kg, ठीक है, उसका उसको ग्राइंडिंग करवाया, ग्राइंडिंग सेल करके उसको हमने एक कंपनी को ₹10 में सेल कर दिया। इसमें ₹8 फ्लोर मिल का काउंटर है। दो रुपये उसने किसके लिए लगाया? पिसाई करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए। और बिस्किट कंपनी ने उस फ्लोर को यूज किया और शुगर और ऑयल वगैरह बना के उसको 4 बिस्किट पैकेट बनाया, और उसने इस पैकेट को ₹60 में मार्केट में बेच दिया। मतलब एक पैकेट का कॉस्ट कितना है? ₹15। तो जब मैं जीडीपी काउंटिंग करूंगा, तो मैं अलग से गेहूं कितना तेल लगा और कितना शुगर लगा, मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट बिस्किट ₹15 का था, मैं उसको काउंट करके चलूंगा। वहां पर मैं वीट ऑयल शुगर का प्राइस एड अप नहीं करूंगा। उसमें मैंने ऑलरेडी सबको पकड़ के मैंने उसको ₹15 बताया, है ना। तो बिस्किट आर द फाइनल गुड्स एंड गुड दैट रीच द कस्टमर। ये पॉइंट सबको समझ में आएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसी से आप जीडीपी समझोगे, जीडीपी कैसे निकाला जाता है। इट एवरीवन क्लियर कि जीडीपी में फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल सर्विस की को काउंट किया जाता है, प्राइमरी को नहीं किया जाता। यस, अब देखो रीजन भी लिखा, why are the only final good and services counted in contrast to the final goods. Goods such as wheat and the wheat flour in this example are the intermediate goods. Intermediate goods are used in producing final good and services. The value of final good already included. जो बेसिक था हमने उसको पहले ही इंक्लूड कर दिया। तो जो बिस्किट पैकेट का कॉस्ट है, उसमें आपका व्हीट का, फ्लोर का, ग्राइंडिंग का जो भी कॉस्टिंग था, सब उसमें एड अप हो गया। तो आपको फिर से फ्लोर एंड हीट का वैल्यू अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं रहेगा। इट इज नॉट करेक्ट मेथड। यस, तो देखो अभी क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन each sector during a particular year provide the total production of the sector for that year, and this is known as the GDP of the country, gross domestic product। ये सबको याद रखना। Sir, then it means that all the smaller values end up in the given the country। Yes, all the smaller value are there। मतलब जहाँ पर
कंजम्पशन जो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंजम्पशन पॉइंट जहां पर होगा उसके पहले की वैल्यू आप ले लो, वो आपका जीडीपी बनेगा। जैसे बिस्किट आप कंज्यूम करोगे और आप रोटी कंज्यूम करोगे, ठीक है। अभी देखो, रोटी में क्या है, फ्लोर का प्राइस होगा, उसका पिसाई का होगा, ग्राइंडिंग का कॉस्ट होगा, और मम्मी ने घर पे जो गैस का कॉस्टिंग किया, गैस डल रहा है, तो वो रोटी का कॉस्ट होगा, ठीक है। उसी तरह आपका जो बिस्किट बन के आया है वो अलग अलग प्रोसेस से आया है, उसमें कॉस्टिंग अलग है। तो देखो, चपाती भी गेहूं से बनी है, बिस्किट भी गेहूं से बना है। कंजम्पशन पॉइंट कौन है? मैं है। अगर आप चपाती कॉस्ट देखोगे, एक चपाती कॉस्ट कितनी आएगी? मुश्किल से 1 रुपया। बिस्किट का पैकेट कितने का आया? 15 रुपये का, ठीक है। मैं बिस्किट के कितने पैकेट खा सकता हूँ? 2 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट तो खा ही लूंगा। तो 15 × 5, 75 रुपीज का कॉस्टिंग किसका आया? बिस्किट का आया। ये मेरा कंजम्पशन हो गया। उसी तरह अगर मैं चपाती खाना स्टार्ट करूँ, 1 किलो आटा कितने रुपए का है? 8 8 रुपए का। ग्राइंडिंग हुई 2 रुपए की, तो 10 रुपए में 1 किलो आता है। अब 1 किलो में कितनी रोटी बनेगी? मोटा मोटा 20 रोटी तो बन जाएगी। अब मैं एक बार में खाना चाहूंगा, कितनी रोटी खाऊंगा? 5 6 7 8 10। इसका मतलब मैं 10 रुपए में 20 रोटी खा सकता हूँ। तो मतलब आटा 10 रुपए का है, मैंने 20 रोटी खाई, तो मेरा 10 रुपए में मेरा पेट भर गया। और यहाँ पर मैंने 5 पैकेट बिस्किट के खाए, 75 रुपीज। तो देखो, एक जगह कंजम्पशन कितना है? 10 रुपया है, एक जगह कंजम्पशन कितना है? 75 रुपये। तो एंड पॉइंट ऑफ जो कंजम्पशन जो होता है उसको, ये फाइनल गुड में, रोटी एक फाइनल गुड है जो कंज्यूम कर ली जाएगी, बिस्किट एक फाइनल गुड है वो कंज्यूम कर लिया जाएगा। अब बिस्कुट को घर तक लाने में भी कॉस्टिंग आएगी, चपाती बनाने में कॉस्टिंग आएगी, ये सब काउंट होता है। एग्री शफामी? सबको पॉइंट समझ में आया? एंड पॉइंट पे जो कंजम्पशन होता है उससे पहले जो भी कॉस्टिंग होती है वो हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो सोचो, इंडिया जैसे कंट्री का कितना मुश्किल होगा जीडीपी निकालना। चलो, the sum of production of all the three sectors give what is called as gross domestic production of a country. It is the value of all the final goods and services produced within a country during 1 year. और जीडीपी क्या बताता है? किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। ओके, चलो आगे चलते। इन इंडिया इट इज a memo task for measuring जीडीपी, है ना। सेंट्रल इसलिए अलग से मिनिस्ट्री है। ये सब क्या करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हर स्टेट से, हर यूटी से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर देश का जीडीपी बताते हैं। पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्ट्री होता है, इसके ऊपर काम करता है। कई लोग इसको बैठ कर काम करते हैं। अभी देखिए, समय के साथ में हर एक सेक्टर में चेंज आता गया। ठीक, आज़ादी से पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, टर्शरी सेक्टर कम थे। अभी आज हम 50 60 साल बाद देखेंगे तो टर्शरी सेक्टर बहुत बढ़ गया है, प्राइमरी सेक्टर थोड़ा कम हो गया। अब उसके बारे में से डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। इनिशियल स्टेज में क्या इंपॉर्टेंस था और अब क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री? ये पूरा बेटा कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एज द मेथड ऑफ द फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रोस्पर। ठीक है, जैसे हमको आज़ादी मिली, फार्मिंग के मेथड भी अपने चेंज होते गए। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उससे पहले लोग नॉर्मल वे में खेती करते थे, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ पालनपुर। 1960 से पहले वो नॉर्मल सीड यूज करते थे, है ना, घर का मेन्यूर यूज करते थे, लेस इरिगेशन लगता था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हाई यील्डिंग सीड मिले, उसके बाद में क्या मिला? केमिकल फर्टिलाइजर मिले, फिर मशीनरी भी आने लग गई, तो धीरे धीरे मेथड चेंज होते गए। ठीक है, अभी देखो, देर आर इंक्रीज नंबर ऑफ क्राफ्टमैन पर्सन, ट्रेडर होते थे, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होती थी। उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन इतना कम नहीं था, तो बहुत सारी चीजें थी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, एंड स्पेशली न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस। अब जब फैक्ट्री आने लगी थी, आपको मालूम फैक्ट्री कब से आने लगी थी?
1700 से फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो फैक्ट्री जब आने लगी तो जो लोग पहले खेत में काम करते थे और फैक्ट्रीज में आके काम करने लगे, तो मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग वर्किंग थे वो कहाँ पर आके काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लगे। ये आप सब लोगों ने हिस्ट्री चैप्टर से पढ़ा है ना। पीपल बिगिन टू यूज मेनी मोर गुड्स दैट प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एट चीपर रेट। पहले लोग घर का ज़्यादा सामान यूज करते थे, घर के कपड़ा बुनते थे, घर का कपड़ा थे, और जो अनाज होता था घर का होता था, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन समय के साथ जब लोग शहरों में शिफ्ट हुए, इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हुए, तो उन्होंने जो चीज़ ऑलरेडी आटा, जैसे गेहूँ, गाँव में तो गेहूँ मिल जाता था, तो उसको घर में पीसते थे, हम उसको रोटी बना खा लेते थे। लेकिन जब लोग शहर में गए उनको वही चीज़ खरीद के खानी पड़ी। तो समय के साथ में क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता चला गया। ठीक है, तो दोनों मामलों में, प्रोडक्शन के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। अगर हम इंडिया की सर्वे करते हैं, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 70% ऑफ पीपल कंट्री के वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। लेकिन अगर अभी देखेंगे, ओनली 50% ऑफ पॉपुलेशन वॉज वर्किंग, बट अभी इस समय और किसमें काम कर रही है, प्राइमरी सेक्टर में। ये 25% पॉपुलेशन कहाँ चलेगी, सेकेंडरी सेक्टर में या टर्सरी सेक्टर में मूव कर देंगे। ठीक है, अभी जैसे से इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू द टर्सरी सेक्टर। पहले बैंकिंग सिस्टम छोटे होते थे, ट्रांसपोर्टेशन भी छोटे होते थे, रेल बाद में आई, काफी समय के बाद में आई, एयर ट्रेवल बाद में आया। ठीक है, इंश्योरेंस ये सब बाद में आए। तो समय के साथ क्या हुआ, अब सेकेंडरी से टर्सरी में शिफ्टिंग स्टार्ट हुई। ठीक है जी, अभी देखो आपको दिया हुआ कुछ उसका, इसका एक चार्ट नीचे दिया है, चार्ट देखो। यस, ये इंडिया का एक स्ट्रक्चर है। 1973 से 1974 में एक सर्वे किया गया, और 13 और 14 में एक सर्वे किया गया। तो अब स्टार्टिंग में देखो 1973 में देखो प्राइमरी सेक्टर का रोल ज़्यादा है, सेकेंडरी का कम है, और टर्सरी का भी प्राइमरी से कम है। बट 2014 में शिफ्ट देखो कि अगर प्राइमरी सेक्टर बड़ा है, और जो रेशो में आपका टर्सरी सेक्टर जो बड़ा है, उसने जितना जीडीपी कमा के दिया है, उसने जितना जीडीपी कमा के दिया है, उसका रेशो सेकेंडरी और प्राइमरी से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। इसका मतलब सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। तो नीचे से एक चार्ट हो दिया है पॉपुलेशन के बारे में। ये अब शेयर, मतलब कितना, अगर 100% जीडीपी मानते हैं, तो 1973 में 40% जीडीपी कहाँ से आता था, प्राइमरी सेक्टर से आता था। अभी 2013-14 में ये केवल 11% पे आकर रुक गया, और अभी धीरे धीरे और कम हो गया है। ठीक है, उस टाइम 73 में 10% सेकेंडरी सेक्टर था। अभी देखोगे नियरली तकरीबन मोटा मोटा 22% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर है। टर्जरी 73 में कितना था, 50% था। अभी टर्जरी कितना है, नियरली 68% के आसपास। तो विद द टाइम, जैसे टाइम चेंज होता गया, मतलब लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुए, और सेकेंडरी से टर्सरी में शिफ्ट हुए, मतलब सर्विसेज ज़्यादा बढ़ गई। गुड्स तो बढ़ रही है, पर सर्विसेज भी ज़्यादा बढ़ गई। ओके, चलिए अभी आपको चार्ट आगे से, तो चार्ट वन में, ग्राफ वन में दिया है 1972-24 में पढ़ लिया है। नेट वर्कआउट को निकाल सकते हैं, निकाल द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये तो आपके सामने ग्राफ दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब है व्हाई इज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। ठीक है, टर्जरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता चला गया, अब ये ग्राफ देकर हमको समझ में आ गया कि भाई टर्जरी का पहले रोल कितना था, अब रोल कितना है, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ओवर द 40 years ऐसा क्या हुआ कि टर्जरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए रीजन दिए गए। फर्स्ट, इन आवर कंट्री, इन एनी कंट्री, द सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, then why would we say that 2/3 of the people still engage in agriculture? It's by present 50. ओके, अभी इसमें भी देखो दो तरह का है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है। एक वो अभी इसमें पढ़ेंगे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, है ना, पढ़ेंगे वैसे। जैसे मेरे चाचा किसान थे, अभी तो एक बच्चा किसान में है, बाकी दो जगह अलग काम करते हैं। तो समय के साथ क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर परसेंटेज की बात करें,
पॉपुलेशन भी बढ़ी ना, लेकिन समय के साथ में मोर पीपल आर इंक्लाइन फॉर द टर्सरी सर्विसेज। आजकल खेती कौन करना चाहता है? मैक्सिमम लोग देखो मजबूरी में खेती करते हैं, कोई आजकल शौक के लिए खेती नहीं करता, मजबूरी में खेती करते हैं। मैक्सिमम क्या चाहते हैं? आराम का जिंदगी, एसी का जिंदगी। परसेंटेज का अगर देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन की समय के साथ चेंज हुई है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर जो ये देखा, ये जो रेशो, ये मनी कितना अर्न हुआ, तो टर्सरी सेक्टर में जो मनी आया था वो, और अभी तो मनी जनरेशन टर्सरी सेक्टर में ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलो, तो फर्स्ट रीजन क्या है कि समय के साथ में हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी पर जैसे समय बढ़ता गया। पहले पुलिस स्टेशन, कई गांवों को मिलकर पुलिस स्टेशन होता था, आज आपके डिगी में एक पुलिस स्टेशन है। तो समय के साथ क्या हुआ, ये सर्विसेज बढ़ते गए। ठीक है, इसलिए ट्रेजरी सेक्टर का नीड ज़्यादा पड़ा, क्योंकि अब इनको एक बेसिक सर्विसेज कहा जाता है। ये बेसिक सर्विसेज होनी जरूरी है, ये प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट रीजन, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में देखो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है, इससे टर्जरी सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया। जब आपके एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा देना पड़ेगा, आपको बैंकिंग अच्छा सेट करना पड़ेगा लोन देने के लिए। अब उसको ट्रैक्टर ज़्यादा चाहिए, उसको अदर मशीनरी ज़्यादा चाहिए। उससे क्या होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप करनी पड़ती है। जब इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप हो गई, अब उनको मैनेजमेंट भी करना है, इसलिए बैंकिंग मजबूत हो चले गए। पहले एक समझो SBI बैंक होता था, आज की डेट में तो 100 बैंक है ना। अभी इतनी सारी चीज़ होगी, अब धीरे हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसको बढ़ाने के लिए कंपनी चाहिए, तो IT कंपनी रहती चलेगी। अब हर चीज़ IT कंपनी के लोग नहीं करते हैं, कॉल सेंटर आगे सेटअप होते चले गए। तो धीरे धीरे आप देखो, अदर एक्टिविटीज जो पहले नहीं होती थी, और बेसिक सर्विस हो गई। आज से 30 साल पहले मोबाइल कहाँ होते थे? मैंने फर्स्ट मोबाइल देखा 2004 में, मेरे पास 2004 में मोबाइल आया था। मुझसे 15 साल पहले लगा लो, मोबाइल नहीं था। अब देखो मोबाइल अब घर घर में, हर घर में 4 मोबाइल होते हैं, एक मम्मी का, एक पापा का, 2 बच्चों के। ऊपर से पेन टेप भी आ गए, है ना, ऊपर से अपने लैपटॉप भी आ गए, डेस्कटॉप भी आ गए। तो इतना सारा कैसे हो गया? क्योंकि नीड बढ़ गया, समय के साथ नीड्स हमारी चेंज होती चली गई। तो जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, उसने किसको मौका दिया? टर्जरी सेक्टर को डेवलप होने का मौका दिया। ठीक है जी। और क्या फैक्टर्स थे? जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ी, ठीक है, अब लोग डिमांड क्या करने लगे, हमको और एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, हमको बाहर खाना पीना करना है, रेस्टोरेंट आते चले गए। अब हमको साथ में घूमने जाना है, तो टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो गए। हमको शॉपिंग मॉल चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर अच्छा सेवा नहीं मिलेगा, सर्विस नहीं मिलेगा, हमको प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एकेडमीज भी चाहिए। तो समय के साथ में देखो चीज़ें बदलती गई। इसी वजह से क्या हुआ, सेकेंडरी जो टर्जरी का जो शेयर है, जो 50% होता था, वो नियरली 60% तक शेयरिंग उसका GDP में। प्राइमरी में कम हो गया, सेकेंडरी सेकेंडरी बढ़ गया है, बट टर्जरी में कम हो गया। ये शो करता है अब एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन उतना नहीं आता जितना पहले आया करता था। 40% और 11% में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस, गुड। फोर्थ पॉइंट क्या है, ओवर द पास्ट डिकेड्स सर्टेन न्यू सर्विसेज लाइक IT, जो भी हमने बात की, IT, कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट भी है, एसेंशियल भी। पहले क्या था, 5 साल पहले मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब मोबाइल इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट क्या है? आज मोबाइल से इंपॉर्टेंट क्या है? बताइए। नहीं, नहीं प्रियांशु, नहीं, नहीं। आज मोबाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। हाँ, 24 ही बचाना। आज दिन भर खाना ना मिले चलेगा, लेकिन दिन भर इंटरनेट ना मिला तो हाथ पैर खुल जाते हैं। अरे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया, फेसबुक पे किसी लाइक नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फोटो हमारी वीडियो चला दी। आजकल क्रेज अलग चल रहा है। तो ये समय के साथ में चीज़ें बदलती गई है, और इसलिए इनका प्रोडक्शन बहुत राइजली अपडेट। और
खराब नहीं करके यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यस। सर्विसेज, ओके, नॉट ऑल द सर्विसेज आर गोइंग टू वेल, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि सर्विस सेक्टर में भी हर कोई एकदम पूरा डेवलप नहीं हुआ, उसमें डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर दिया शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, पहले 1972 में 74% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, 11% in the secondary, and 15% in the tertiary. Now, only 49% of the people are employment in the primary, 24% in the secondary, and 27% in the tertiary. ये ग्राफ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए आगे देखते हैं। सर्विस सेक्टर इंडिया एम्प्लॉय मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। कुछ ऐसी सर्विसेज है जहाँ पर एकदम हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं, खासकर आईटी कंपनीज, ठीक है। कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर पढ़ाई लिखाई जो होती है, जैसे स्मॉल, यस सर, स्लीप ऑल्सो, नहीं स्लीप खराब नहीं है, नहीं स्लीप खराब नहीं है, 6-8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। जैसे रिपेयर, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनके समय का नीड बढ़ती गई है। आज से कई साल लाइट ही नहीं थी, तो क्या जरूरत इलेक्ट्रीशियन की, भाई जरूरत नहीं होता था, ओके। और जब बड़े बड़े क्या कहते हैं अपार्टमेंट नहीं थे, सोसाइटी थे, तो प्लम्बर की नीड थी क्या? नहीं नीड थी, भाई घर में एक पानी का नल आता था, उसी को ठीक कर लिया जाता था। अब तो पूरी सोसाइटी में पानी के लिए प्लम्बर अलग से सर्विस बैठाना पड़ता है। अब प्लम्बर, अब जो सोसाइटी बनी तो जनरेटर भी चाहिए, जनरेटर के मेंटेनेंस का आदमी बैठाना पड़ता है। तो जैसे जैसे चीजें ग्रो करती गई, टर्जरी सेक्शन में इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो ये तो आपको ग्राफ में क्लियर दिखा कि 1972 में क्या पिक्चर था, और ये 10 साल पुरानी पिक्चर है कि 49% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। समय आने के साथ अभी हो सकता है ये परसेंटेज कम होता जाएगा, जब लोगों को लगेगा भाई बाहर इतना इजी पैसा मिलता है, हम क्यों खेती करें, देखिए ना इसमें आने वाले समय में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। ओके, चलो, यहाँ तक किसको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट क्लियर? बोलो भाई और बहनों, एनी डाउट क्लियर? ये इशू 100-0 है, क्या बात। चलो आगे चलो। अभी किसी का क्लास तो नहीं, 6 बजे। सर इन इंडस्ट्रीज that directly provide services to the customer will include the present। हाँ देखो ना, जैसे आपकी फैक्ट्रीज में आपको का जैसे इंडस्ट्रीज में भी एक डिपार्टमेंट होता है MIS, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो IT डिपार्टमेंट भी है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस होगी। वहाँ पर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जहाँ पर हम को टेंजिबल प्रोडक्शन देखते हैं, वो सेकेंडरी में आता है। पहले क्या होता था कि भाई उधर फिर फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता था, लेकिन समय आने पर अब अकाउंट ऑफिस भी है, फाइनेंस भी डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट भी है, कई साइड उसमें इंक्लूड होते चले गए। तो अब इसलिए वहाँ पर अब ये सब मिक्स, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन आप वहाँ से देखोगे, वहाँ से IT को कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस कंपनी क्या बनाती है, क्योंकि टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे बैंकिंग सिस्टम को संभालना है, तो इन्फोसिस के पीछे जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये कहने को इंडस्ट्री है, IT क्या है, इंडस्ट्री है, बट ये सर्विस का रोल प्ले करते हैं, तो मतलब सर्विस का रोल रहते हैं। IT इंडस्ट्री में भी कुछ सर्विस ओरिएंटेड है, कुछ सर्विस ओरिएंटेड है। जैसे आपका डेस्कटॉप है, जो डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग है, आपका लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब इसको ठीक करने के लिए, ठीक चलाने के लिए वायरस, एंटी वायरस, ये सब क्या है, सर्विसेज है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट। ओके बच्चा, क्लियर से बोलिए। यस, चलो आगे देखते हैं। Why does not similar shift of the primary sector happen in the case of
एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, ये देखिए अभी हमने क्या देखा, पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयड थे, लेकिन समय आने पर क्या हुआ, लोग प्राइमरी में कम हो गए, सेकेंडरी और टर्सरी में ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है एज ए रिजल्ट मोर देन half of the worker in the country are working in the primary sector and mainly in the agriculture, producing only 1/4 of the GDP। मतलब 50% लोग लगे हैं, लेकिन जीडीपी का केवल 25% आ रहा है ना। कंट्री की जीडीपी अगर 100 रुपीज मांगते हो तो 25 रुपया कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। लेकिन 50% लोग लगे हैं, इसका मतलब 75 रुपया जो आ रहा है उसको केवल 50 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी, यस। तो अब ऐसा क्या रीजन रहा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। डज दैट मीन द वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। बिल्कुल सही है कि मतलब जितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो उनका प्रोडक्शन उतना नहीं है, क्योंकि देखो खेती केवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखो इंडिया में 40% एरिया ऐसा है जहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है, 60% आज भी जो है रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो फैक्टर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है उस पर हम प्रोडक्शन कितना लेना चाहिए वो हमारे ऊपर नहीं है। दूसरा, हमने इतने फर्टिलाइजर यूज किए हैं, जमीन का क्वालिटी कम हो गया, जमीन का क्वालिटी कम होगा तो यूल्ड और इफेक्ट होगा। हो सकता है तो जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है जिस काम को एक लोग कर रहे हैं उसको 4 लोग करें, का पोस्ट रोजगार, एकदम सही बात है ना। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में वर्कर्स तो बहुत ज्यादा है, करने वाले लोग तो बहुत ज्यादा है, बट उनसे आउटपुट बहुत कम होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तो इसका मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी, इसको कहते हैं वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। मतलब कहने को नौकरी पे, कहने को काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये कैसे होता है, एक किसान के 4 बेटे है ना। अब किसान और 4 बेटे उस खेती को कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर 2 लोग भी काम कर रहे हैं तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जबरदस्ती 5 लोग उधर ही काम करने में लगे, क्यों लगे, क्योंकि कुछ और करने को है नहीं, तो या उनको शहर जाना पड़ेगा, और शहर जाना चाहते नहीं, बोलते बापू आपके साथ ही रहेंगे, यही खेती बाड़ी करेंगे। अब जिस काम को 2 लोग कर सकते थे उसको कितने लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लक्ष्मी के पास खुद का 2 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, ये अनइरिगेटेड लैंड है, ये रेन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जवार और अरहर बोते हैं। इसके फैमिली में 5 लोग हैं जो इसी प्लॉट पे सारे साल भर काम करते हैं। जो 2 एकड़ का जमीन, हेक्टेयर का जमीन है उस पर काम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दे आर नो वे एल्स टू गो, क्योंकि उनको बाकी काम नहीं आता है, तो उसका स्किल्स नहीं है कि बाहर जाके काम करे। तो दिखने में क्या लगेगा, एवरीवन इज वर्किंग बट नन रिमेन आइडल, और एक्चुअल में लेबर इफेक्ट बराबर नहीं। जैसे मैं भी बचपन में जब खेती वगैरह करता था तो चाचा के साथ में, तो देखता था कि भाई वो गए खेत में, सुबह जाते थे और 2-3 घंटे काम करते थे, घर आते थे वापस, अपना खा पी के रेस्ट करते थे, फिर शाम को फिर चले जाते थे, फिर थोड़ा बहुत काम लेकर आ जाते थे। प्रैक्टिकली देखो, उन्होंने उस समय 4 पूरे दिन में 4 घंटे काम किया, और वही एक व्यक्ति 8-10 घंटे कंपनी में काम करता है, वो 8 घंटे कर रहा है, 10 घंटे कर रहा है, तो इसने 1 घंटे में 10 घंटे काम किया, इसने केवल 4 घंटे काम किया। ठीक है, अब वो सी बात है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा इन्वॉल्व है, पर अगर वर्किंग आवर्स देखेंगे एग्रीकल्चर में कम होता है, तो हर समय खेती नहीं कर सकते ना। आपने एक बार खेत शॉपिंग कर दिया, आपने बीज डाल दिया, इरिगेशन कर दिया, ये अलग अलग स्टेप की एक्टिविटीज है, तो यहाँ पर टाइम फैक्टर और अलग अलग रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको क्या दिखता है, लोग काम तो कर रहे हैं, पूरी साल भर खेती कर रहे हैं, पर वो नंबर ऑफ आवर्स जो इफेक्टिवली यूज होता है उतना यूज नहीं होता है। इस कंडीशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ, ठीक है, बट अगर मैं 2 ही घंटे काम करूँ तो 2 घंटे क्यों काम करूँ, भाई 2 ही घंटे का काम है, 8 घंटे का काम ही नहीं। आप खासकर उसको देखो सब्जी मंडी वाले को, सब्जी मंडी वाले क्या करते हैं, मार्केट से सब्जी लेके आते हैं और डीगे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, मान लो समझो मैं एक बड़ा सब्जी वाला वो हूँ ब्रोकर, मैं मार्केट यानी मेरा एक अच्छा सेटअप है जो मेरे को सस्ते में सब्जी देता है। मैं क्या करूँगा, सुबह उठ के जाऊँगा 2 बजे, 3 में अपनी गाड़ी में अनलोड करूँगा, मैं टपा के सब्जी भर के लाऊंगा सस्ते में,
और मैं डिगी आता हूँ, और डिगी में जितने भी ये छोटे छोटे सब्जी वाले दुकान वाले, वो मुझसे सब्जी खरीदने आएंगे। 10-11 बजे तक मैंने सब्जी बेच दी। अब भाई मेरे को एक दिन में 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। महीने में कितना हो गया? 1.5 लाख। अब जब मेरे को सुबह 2 बजे काम करके 11 बजे तक काम करके मेरे को काम हो गया मेरा, एक दिन में 5,000 रुपये कमा लिया, तो मैं दिन भर क्या करूँगा? खाऊंगा पीऊंगा, आराम करूंगा। तो मेरे नेटवर्किंग ओवर कम है, तो लेबर एफर्ट कम रहता है। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने समझने के लिए। अब इसी काम में मैं अपने बेटे को इन्वॉल्व कर लूँ, मान लो। ठीक, अब हम दोनों गए सुबह सुबह, हम दोनों वापस आए, पर गए भी 2 बजे थे, काम भी हमने 11 बजे तक किया। जो पहले मैं अकेला काम करता था, मेरा बेटा मेरे साथ गया, क्या हेल्प करा है? कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई नकाबपोश रोजगार। कहने को दिखता है कि हम काम कर रहे हैं, कहने को दिखता है हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली काम का आउटपुट सेम ही है। जो मैं अकेला करूंगा और हम दो मिलकर करेंगे, दैट इज सेम, विदाउट कोई शक, है ना। दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। व्हाई दे आर डूइंग? बिकॉज दे डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, उनके पास और कोई काम करने को नहीं है। तो ये आपके लिए वर्कशीट है, ये आप लोग डाटा फाइंड आउट करके अपना शीट भर सकते हैं। चलिए और कुछ? यस, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा आधा चैप्टर हो गया। जैसे स्कूल प्रोजेक्ट में 5 की जगह 20 आते हैं और टाइम पास। एकदम सही बात पकड़े हो रुद्राक्ष भैया। अब हमको पता है कि एनरोलमेंट है, अब एनरोलमेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा वो हम कल सीखेंगे। Yes. जहाँ तक जो पढ़ाया उसमें किसी को डाउट, कोई शक, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ भाई, तो काम तो एक दो लोग ही करते हैं, प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताता ना, जब इंजीनियरिंग में थे हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट बनाते थे, रिकॉर्डिंग ऑफ करते थे, ऐसी बातें होती नहीं थी।